हेलो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। कोई चैप्टर आपको आज मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, है ना। कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के चैप्टर में आज के लेक्चर में मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो, क्यों पढ़ना ही नहीं चाहता है हरियाणा, या फिर जब पढ़ाई की बात आती है तो हरियाणा बोर्ड का नाम इतना हाईलाइट क्यों नहीं होता है। कहाँ है मेरे हरियाणा के बच्चे, कहाँ छुपे बैठे हैं और क्यों पढ़ाई से डर रहे हैं। वो क्या चीज है जो तुम्हें एकेडमिक्स में आउटसाइड होने से रोक रही है। तो आउटशाइन करना है बच्चों तो पढ़ना पड़ेगा। देखो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और टाइम मैनेजमेंट उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। तो वो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत करते हो ना तो बहुत 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 अच्छा कर सकते हो, और इतना अच्छा कर सकते हो जितना कभी तुमने सोचा भी नहीं है कि यार मेरे भी इतने अच्छे नंबर आ सकते हैं क्या। तो यहां पर आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि मैम करना तो हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, या तो मोटिवेशन नहीं होता है, या फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ने बैठते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर कुछ समझ नहीं आते हैं, सब कुछ मिक्स वगैरह हो जाता है। उसके अलावा मैम कि सोचते हैं कि ठीक है स्पोर्ट्स कर लेंगे पर पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता है। तो क्यों इतना ज़रूरी है कि एकेडमिक्स में भी अच्छा करना, क्योंकि अब आप जिस जनरेशन में हो वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि यहाँ पर बेस्टेस्ट में से भी बेस्टेस्ट को ढूंढा जाता है। सिर्फ सिर्फ सबसे खास होना यहाँ पर या फिर सबसे बेहतरीन होने से काम नहीं चलता है। आपके पास में आप होल्डर होने चाहिए अलग अलग स्किल्स के। जिस इंसान को ज़्यादा चीज़ें आती है उस इंसान को प्रेफर किया जाता है। अगर आप किसी एक चीज़ में अच्छे हो तो आपको नेग्लेक्ट करने के चांसेस, आपके रिप्लेसमेंट के चांसेस है ना, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने आप को रिप्लेस नहीं कराना है, हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि नहीं, हजारों की भीड़ में भी या लाखों की भीड़ में भी हम एक अलग से दिखे। कि नहीं, कि अगर आपको हमें चुनना है तो क्यों चुनना है, आपके पास में 17 रीजन होने चाहिए कि मुझे क्यों सिलेक्शन मिलना चाहिए किसी भी चीज के अंदर, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे आपकी जिंदगी की आगे की बात हो। तो जिंदगी की आगे की बात करते हैं तो बेटा वो कहीं ना कहीं हमारे स्कूल लेवल से शुरू हो जाती है, क्योंकि जितना डेडिकेशन आप अपनी पढ़ाई में देते हो वहीं से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो आपके आगे करियर में काम आता है। अब स्कूल लाइफ में अलग अलग स्टेजेस है मैम, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाता है, उससे भी पहले स्टार्ट हो जाता है। तो इनिशियल क्लासेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो 10th है बेटा वो सीरियस है। इसको आप सीरियसली लो, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कोई भी आपके पास में ऑप्शन नहीं रह जाएगा। और मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे बच्चे कभी भी जिंदगी में पछताएं। तो यहां पर हमें जागना पड़ेगा। जागने के लिए क्या चाहिए भाई, जागने के लिए मैम चाय चाहिए। नहीं, चाय से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको पहले खुद से क्वेश्चन करना है। खड़े होकर के जाओ, मिरर में देखो कि क्या चाहते हो, क्या तुम वही हो जो तुम अपने आप को इमेजिन करते हो, या फिर तुम आज वही हो क्या जो तुम कल अपने आप को बनाना चाहते हो। और अगर नहीं हो तो क्या तुम जो कल बनना चाहते हो उसके लिए आज मेहनत कर रहे हो। क्योंकि ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको कल रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। उसके लिए आज और अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके हाथ में कल अपने सपनों के जो भी बास्केट्स वगैरह आपको चाहिए कि भाई मैम मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत अच्छी बाइक चाहिए, या फिर जो भी तुम्हारे गोल्स हों, तो बेटा उनके लिए कहीं ना कहीं मेहनत लगती है। और वो मेहनत यहाँ से ही शुरू होती है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो आपको आइडियाज मिलते हैं, आपको क्रिएटिविटी मिलती है, आपको ये पता लगता है कि हम अपनी नॉलेज को और कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जब इतनी सारी चीजें आपका जब दिमाग डेवलप होता है तो आप और भी बेहतर कर पाते हो। तो रही बात मैम बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स में हमें करना है स्कोर। यहां पर हमें करना है बोर्ड्स में फुल स्कोर 60/60। 60/60 क्यों मैम, 100/100 क्यों नहीं। अरे भाई 40 मार्क्स जो है आपकी स्कूल से जाते हैं, 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं, 20 नंबर के आपके स्कूल आपका नंबर देता है। तो यहाँ पर 40 मार्क्स तो आपके स्कूल से जाएंगे, बाकी जो 60 मार्क्स हैं वो हमें एग्जाम में फोड़ करके आने हैं, उसमें हमें 60/60 चाहिए। पर ये 60/60 हम कैसे लेकर के आएंगे, ये 60/60 हम कैसे लेकर के आए मैम, मुश्किल है ना। पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं तो फ्यूज उड़ जाता है कि भाई
पता है पर लिख नहीं पा रहे हैं, या फिर हिंट है लेकिन क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये सारी मुश्किलें तुम्हें आती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो उसी के लिए बेटा आज मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी दूंगी कि मैम अगर हम बहुत अच्छा बोर्ड में स्कोर करना चाहते हैं ना, तो हम कैसे करें, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है और टाइम रह गया है अब कम। तो अब उस कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे निकाले, ज्यादा रिजल्ट कैसे निकाले, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली आप जानते हो बच्चों कि मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ आपको साइंस। और आज हम ये देखने वाले हैं कि साइंस में 60/60 स्कोर कैसे करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो मेरा बच्चा है ना, वो मल्टी टैलेंटेड है, वो एकेडमिक्स में तो बहुत अच्छा ही है, उसके अलावा जो उसकी जो भी खूबियां हैं वो आपको अपनी समेट करके रखनी है। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि आप सिर्फ स्कोर ही कर लो, आप सिर्फ पढ़ाई करने बैठ जाओ, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप करो। लेकिन बच्चे पढ़ाई पर ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये समय निकल जाएगा ना बेटा, और तो ये एक बार तो लौट करके आता नहीं है। दूसरी बात बेटा, जिंदगी दूसरा मौका नहीं देती है। 10th एक बार गई ना तो गई, उसके बाद में बस तुम सोचते रह जाओगे कि काश हम पढ़ लेते, काश हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते। तो वो ध्यान देना है तुम्हें, और वो ध्यान दिलाने के लिए ही आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि भाई हमारा जो साइंस का पेपर है वो है 60 मार्क्स का। अब हम चाहते हैं 60 में से 60 नंबर लाना, पर मैम लाएंगे कैसे? तो भाई लाने तो पड़ते हैं, क्योंकि हम करेंगे यहाँ पर क्या, हम यहाँ पर करेंगे 60/60 की तैयारी। अब मैम 60/60 की तैयारी सुनने में थोड़ा टफ लगता है, हो सकता है तुम्हारे में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो मोटिवेट हो भी जाएंगे। देखो बच्चे, तुम हरियाणा के हो और हरियाणा का बच्चा मेहनत करना जानता है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम सब बच्चे मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं रहने वाले हो। इतना तो मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मेहनत पूरी करोगे, बस तुम्हें सही गाइडेंस की और सही मार्गदर्शन की जरूरत है, और वही मार्गदर्शन मैं तुम्हारा भी करने वाली हूँ। ठीक है, चलो हम करेंगे तैयारी। तैयारी करने के लिए वही सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा सिलेबस, ठीक है। फिर हमें पता होनी चाहिए हमारी मार्किंग स्कीम कि भाई कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है। फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें फिर पता होना चाहिए कि कौन सा जो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात कर लेंगे। और फिर आते हैं कि ये जो 40 नंबर है, ये 40 नंबर हम कैसे अपने हाथ में रखें, ये 40 नंबर हम कैसे अपने बिल्कुल मुट्ठी में पकड़ करके रखें, इस 40 का हम 39 भी ना होने दें। ये ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी रिपोर्ट कार्ड में लिखा आएगा साइंस 100/100। कितना अच्छा लगेगा, आहा, मुझे तो सोच के अच्छा लग रहा है। तो तुम उस चीज को फील करो कि तुम्हें कैसा लगेगा। ठीक है, यहां पर आ जाओ। अब ये देखो, यहाँ पर ये हमारे हरियाणा बोर्ड का जो भी पाठ्यक्रम लोग जारी करते हैं वो पूरी की पूरी चीज यहाँ पर तुम्हारे पास में लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम विज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस लिखी हुई है। क्या लाइंस है बच्चों? वो यहाँ लिखा हुआ है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर एक वार्षिक परीक्षा होगी। तो हम जानते ही हैं वार्षिक परीक्षा 60 अंकों की होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है बेटा, ये कितने नंबर की हो रही है? 60 अंक की हो रही है। 20 नंबर की प्रायोगिक विधि होगी, मतलब आपके 20 नंबर के क्या होंगे यहाँ पर? प्रैक्टिकल होंगे। तो 20 नंबर के आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाले हैं। 60 नंबर का बेटा आपका एग्जाम का पेपर होने वाला है, और 20 अंकों की होगी, और आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा। यानी कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो भी कितने नंबर का होगा बच्चे? वो भी आपका 20 नंबर का होने वाला है। मैम इंटरनल असेसमेंट यानी कि आंतरिक मूल्यांकन क्या होता है? तो बेटा ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। पूरे वर्ष आपने काम कैसा किया है उसके नंबर भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, आपकी कॉपी के नंबर मिलते हैं, बिहेवियर के नंबर मिलते हैं, आपकी रेगुलरिटी के नंबर मिलते हैं कि आप स्कूल कितने रेगुलर गए हो। जिस बच्चे की अटेंडेंस ज्यादा है उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे, और जिस बच्चे की अटेंडेंस है उसको कम नंबर मिलेंगे। तो अभी भी बेटा जाग जाओ, थोड़ा रेगुलर चले जाओ स्कूल, है ना। अब देखो, जब हमारी प्रायोगिक परीक्षा होगी तो उसके लिए 6-6 अंकों के 2 प्रयोग होंगे। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बच्चे प्रैक्टिकल के, अगर आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या है? प्रैक्टिकल एग्जाम में बेटा आपको 6 नंबर के 2 प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे। मैम कौन कौन से आएंगे भाई, कौन कौन से पढ़ने हैं? तो ये भी अभी मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं और कहां से तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा प्रयोग तुम्हारे करने के लिए आने वाला है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए हमें यहां पर चाहिए हमारी प्रायोगिक
एग्जाम जो होंगे, जो हमारी प्रैक्टिकल्स होंगे, वो हमारे प्रैक्टिकल में 12 नंबर के तो केवल हमारे प्रयोग ही करने के लिए आएंगे। 12 नंबर तो हमें केवल, है ना, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाने के यहाँ पर मिल रहे हैं, उनके रिजल्ट्स वगैरह लिख करके दिखाने के मिल रहे हैं। 3 अंकों की एक एक्टिविटी होगी यहाँ पर आपके पास में, तो 3 मार्क्स आपकी एक्टिविटी के हो जाएंगे कि आपको कोई भी एक्टिविटी दी जाएगी, वो आपको यहाँ पर परफॉर्म करके दिखानी होगी। 2 अंकों की प्रायोगिक पुस्तक, मतलब 2 नंबर आपको प्रैक्टिकल नोटबुक के मिलेंगे। ये आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के नंबर मिलेंगे आपको। आप देखो बेटा, ये सब चीजें आपको बना करके रखनी है। जब प्रैक्टिकल नोटबुक अच्छे से बनाओगे तो एक्टिविटी और प्रैक्टिकल की तैयारी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। और 2 अंकों की प्रायोगिक पुस्तक आपको यहाँ पर आ गया, प्रैक्टिकल बुक के आपको क्वेश्चन नंबर मिलेंगे, और 3 अंकों की मौखिक परीक्षा, और 3 नंबर का बेटा आपका यहाँ पर वाइवा होने वाला है। तो यहाँ हमने 20 नंबर की स्प्लिटिंग देख ली है। अब आंतरिक मूल्यांकन के लिए क्या देखते हैं हम, तो आंतरिक मूल्यांकन के लिए देख रहे हैं कि 4 नंबर के लिए 2 सेट परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, जिनका अंतिम आंतरिक मूल्यांकन जो है 4 अंकों का भारांक होगा। यहाँ पर आपको 2 सेट परीक्षा आपकी स्कूल्स में करवाई जाएगी, वो जो भी स्कूल के अंदर आपके असेसमेंट वगैरह होते हैं वो सब करवाए जाएंगे, और उनके 4 नंबर जो है यहाँ पर आपको आपके उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर 4 नंबर उसमें से आपको मिलेंगे। अब आपका परफॉर्मेंस है तो 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 1 मिलेंगे। 2 अंकों के लिए एक अर्धवार्षिक, अब आपके हाफ ईयरली में आपने कैसा परफॉर्म किया है उसके भी यहाँ से 2 नंबर आपके पास में जा रहे हैं। ओवरऑल आपका जैसा भी परफॉर्मेंस है, 2 में से आपको कितने नंबर देने हैं वो आपके टीचर्स डिसाइड करके देंगे। 2 अंकों के लिए एक प्री बोर्ड की परीक्षा होगी, मतलब जो आपके प्री बोर्ड हो रहे हैं उसमें से भी उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी 2 नंबर आपके यहाँ पर स्कूल से जा रहे हैं। ठीक है, देखो कितनी सारी चीजें जो हैं हम जिस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, और वो यहाँ पर 2-2 नंबर करके कितना बड़ा वेटेज जो है यहाँ पर कैरी कर रही है। नेक्स्ट आओ, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2 अंकों के लिए विशेष शिक्षक सीआरपी कक्षा कक्ष की भागीदारी, कि आप क्लास में कितना एक्टिवेट रहते हो, वहां पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। और 5 मार्क्स जो है आपको आपके जो असेसमेंट्स आपको मिलते हैं, फाइल्स वगैरह जो मिलती है, परियोजना कार्य जो है 5 नंबर आपको उसके मिलने वाले हैं। और 5 नंबर मेरे बच्चों देख लो यहाँ पर तुम्हें अटेंडेंस के मिलने वाले हैं। अगर तुम्हारी अटेंडेंस 75% से 80% तक की है तो तुम्हें केवल 5 में से 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर ये 40 अंक है जो तुम्हारे हाथ में है, और बहुत छोटी छोटी चीजें करके 40 नंबर तो तुम आसानी से ला ही सकते हो। फिर आ जाओ बेटा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, जो एग्जाम में हमारी 60/60 की परीक्षा होने वाली है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आप जानते हो कि हमारे पास में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु तथा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये चारों चैप्टर, अब बेटा आपका जो है ना साइंस है ना, ये साइंस 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये जो हमारा साइंस है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसके अंदर है फिजिक्स, इसके अंदर है केमिस्ट्री, और इसके अंदर है बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान। तो यहाँ पर तीनों ही 20-20 नंबर के हैं। ये भी 20 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का है, ये भी 20 नंबर का है। देखो यहाँ पर ये बायोलॉजी 18 नंबर की है ना, और हमारा पर्यावरण भी बेटा आपका जीव विज्ञान का है, तो 18 + 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर हमें कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, रसायन विज्ञान की बात करते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपका 3rd चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में आपका ये कार्बन एवं उसका यौगिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा अब जब हम पढ़ाई करेंगे और जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक आता है जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बैलेंसिंग रासायनिक अभिक्रियाओं का जो संतुलन है उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। या फिर बेटा यहाँ पर हमारा जो 2nd चैप्टर है, 2nd चैप्टर के अंदर जो भी लवण है ना, उन लवणों के नाम में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और लवण के यूजेज में से कि कहाँ कहाँ ये उपयोग होते हैं, उसमें से 2-2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, धातुओं की 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, धातुओं के भौतिक गुणधर्म पे, उनके रासायनिक गुणधर्म पे, उनकी धात्विक चमक वगैरह के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाते हैं हम जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का नाम आए ना तो बेटा बायोलॉजी का अगर नाम आए ना तो जैव प्रक्रम को तो छोड़ना ही नहीं है। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में भले एक बार को तुम इन सबको होल्ड पर रख दो, लेकिन जैव प्रक्रम को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जैव प्रक्रम ऐसा चैप्टर है जिसमें से छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें इसका ध्यान रखना है। फिर आता है नियंत्रण एवं समन्वय। तो बेटा नियंत्रण एवं समन्वय में बहुत ज्यादा चीजें तुम्हें नहीं याद करनी होती है। यहाँ पर तुम्हें केवल न्यूरॉन कोशिका का डायग्राम याद करना होता है, वो जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। और आपको याद करना होता है प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती प्रक्रिया क्या होती है, 2-2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। मस्तिष्क के कार्य पूछ लिए जाते हैं 3 नंबर के अंदर। उसके अलावा बेटा है ना आपका जो
पादप हार्मोन है उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और जंतु हार्मोन जो है, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में से क्वेश्चन आ जाता है। और ट्रस्ट में बेटा 5 मिनट के टॉपिक है, अगर तुम रिवीजन करने बैठते हो कि पादपों के अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, 5 हार्मोन है, उनके यूजेज दो यूसेज है, जंतुओं में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं और उनके यूजेज। तो यहां से तुम्हें ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहां से तुम्हारे को 3-4 नंबर मिल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ बेटा, जीव जनन कैसे करते हैं। जैव प्रक्रम के बाद में ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसके अंदर बेटा तुम्हारा अलैंगिक जनन तो तुम कवर कर ही लेते हो, और लैंगिक जनन के अंदर पुष्पों की जो संरचना है उसके वह और नर व मादा जनन तंत्र का जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे से याद कर लेना है। बायो में अगर तुम डायग्राम अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो थ्योरी तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अगर डायग्राम तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया है तो थ्योरी कि उसके उस डायग्राम को तुम समझ जाओगे। अगर जब डायग्राम बना लेते हो तो तुम उसको समझ जाते हो, और वो उसके अंदर हो क्या रहा है, कहाँ से क्या चीज ट्रांसफर हो रही है ना, किस चीज का कहाँ से क्या स्थानांतरण हो रहा है, वो तुम बहुत आसानी से बता सकते हो। तो पहले डायग्राम याद करो, और जब पढ़ते हो ना तो डायग्राम का है ना, जब पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि तुमने कोई 4 लाइन पढ़ी है यहाँ पर, तो ये 4 लाइन पढ़ करके और यहाँ पर तुम्हारा कोई डायग्राम बना हुआ है, मान लो तुम्हारा यहाँ पर है ना नर जनन तंत्र का जो है डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना उस पे से उंगली फेरो कि हाँ यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ से यूं चला गया है, और फिर एक बार उसको रफली पेंसिल से ड्रॉ करो ताकि चीजें जो है दिमाग में छपे। जब पढ़ रहे हो, समय दे रहे हो, तो वो समय ऐसा दो कि बाद में उस चीज को दोबारा ना करना पड़े, बहुत अच्छे से करो उस चीज को, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के अंदर बेटा तुम्हारे मेंडल के 3 नियम है। मेंडल ने जो 3 नियम दिए हैं उसमें से एक ना एक नियम बार बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये हमारे को आनुवंशिकता पढ़ रहे हैं तो मेंडल के 3 नियम को तो बिल्कुल याद कर लो, जो उसने 3 अनुवंशिकी के नियम दिए हैं वो। फिर आता है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर आ जाता है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में से तुम्हें दृष्टि दोष बहुत अच्छे से कर लेने हैं। दृष्टि दोष करने के बाद में बेटा तुम्हारा का जो प्रिज्म वाला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से जो वर्ण विक्षेपण होता है उसके बारे में तुम्हें पढ़ लेना है, और उसके अलावा तुम क्या पढ़ लोगे, उसके अलावा तुम यहाँ पर क्वेश्चन याद कर लेना कि भाई ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं और तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये रिपीटेडली कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पर विद्युत, काफी सरल है अगर तुम समझ लेते हो, बस न्यूमेरिकल में थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में घबराना नहीं है, वो मैं तुम्हें कराऊंगी, क्वेश्चन सॉल्व मैं तुम्हें कराऊंगी, लेकिन एक बार तुम्हें मन लगा करके पढ़ लेना है, क्योंकि प्रकाश के बाद में ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके अंदर भी कुछ फिक्स क्वेश्चन है कि एक छड़ चुंबक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न बनाओ, ये क्वेश्चन आ जाता है ना। और धारावाही सीधे धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या होता है, वृत्ताकार पाश से क्या होता है, किस प्रकार का पैटर्न होता है, परिनलिका से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है उसका क्या पैटर्न होता है। एक क्वेश्चन रिपीटेडली सब जगह आता है कि भाई है ना 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का और बाएं हाथ का नियम भी रिपीटेडली पूछा जाता है। तो कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें तुम्हारे फिक्स्ड क्वेश्चंस है, फिक्स्ड कि हाँ भाई ये इनमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा, इनमें से ही कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो वो तुम्हें एकदम पक्के कर लेने हैं। फिर आता है हमारा पर्यावरण, बेटा 2 नंबर का ये चैप्टर है। इसके अंदर से आपको है ना एक तो 10% ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम बहुत अच्छे से कर लेना है, और जैव आवर्धन जो है इसमें से काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये 2 टॉपिक इस चैप्टर में से हम कहीं पर भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यहां पर हमें क्या पता लग रहा है कि भाई ऐसे हमारे को 60 नंबर अगर लाने हैं तो कुछ मेजर चीज जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम पहले कर लेते हैं तो बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं, और फिर जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अगर हम ध्यान देंगे, जिनको अगर हम अच्छे से याद कर लेंगे, तो भाई हमारे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टिल तुम 90% बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर भाई, अब है ना हमारे पास में टॉपिक आ गए हैं। देखो अगर कुछ बच्चों को रहता है कि मैम क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना है, तो यहाँ पर वैसे तो एनसीईआरटी ही आपको करनी है, संपूर्ण एनसीईआरटी। यहाँ पर आपको टॉपिक्स भी मिल गए हैं, तो यहाँ पर ये टॉपिक सारे आपके चल रहे हैं, सब मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अनुवांशिकता देखो बेटा ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। लिंग, हाँ इसमें से लिंग निर्धारण का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और मेंडल के नियम, प्रकाश का परावर्तन, और ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब आ जाओ बेटा प्रैक्टिकल पे, जहां पर आपको 12 नंबर के लिए 2 प्रयोग करके दिखाने हैं। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल हमें दिख रहा है वो है लोहे की कील के जलीय कॉपर सल्फेट विलयन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया। बेटा ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 में आपको मिलेगी, ये चैप्टर 1 से है कि लोहे की कील को जब आप जलीय कॉपर विलयन से, विस्थापन अभिक्रिया है ना, आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हो, वहां पर ही इसका प्रयोग दे रखा है, आपको वहां से इसको सीख लेना है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लो, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, है ना, क्योंकि जो यूजुअली ऐसा ही होता है कि भाई जो आपका
प्रैक्टिकल करने के लिए आता है ना, वाइवा में क्वेश्चन भी उसी से ही पूछे जाते हैं। पीएच पत्र का उपयोग ठोस पदार्थों के विलयन या फूलों के नमूने का पीएच ज्ञात करना है। बेटा ये आपका सेकंड चैप्टर में से आ रहा है, ये आपका सेकंड चैप्टर में से आ रहा है। दर्शाए कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल में क्रिस्टलीय जल होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है भाई, हमारा जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो नीले रंग का होता है ना, और कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है वो नीले रंग के होते हैं। जब उनको हम थोड़ा सा गर्म करते हैं तो सफेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी क्रिस्टल का जो रंग होता है वो उसके अंदर उपस्थित जल के लवणों की वजह से होता है, जल के अणुओं की वजह से होता है। जब गर्म करने पर वो जल के अणु वाष्पीकृत हो जाते हैं तो हमारा जो विलयन है वह रंगहीन हो जाता है। मैम ये टॉपिक है कहां, तो बेटा आपका चैप्टर नंबर जो 2 है ना, चैप्टर नंबर 2 का एकदम पीओपी के नीचे वाली कुछ लाइनें हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला तुम्हारा टॉपिक खत्म होता है ना, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, वहीं पर आपका ये वाला प्रयोग जो है आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ताप अवस्थाओं में धातुओं के जल के साथ में अभिक्रिया चैप्टर नंबर 3 में से आ जाता है कि भाई जो सोडियम पोटेशियम है अधिक अभिक्रियाशील धातु है तो अभिक्रिया करते ही आग लग जाती है। मैग्नीशियम कैल्शियम जो है निम्न अभिक्रियाशील धातु है तो कक्षताप पर धीरे धीरे अभिक्रिया करती है। कॉपर जो है सिर्फ उसके ऊपर की जो परत है वो काली हो जाती है, और लोहे का चूर्ण जो है वैसे तो अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन जब हम उसको आग में डालते हैं, उसके चूर्ण को आग में डालते हैं तब उसका दहन होता है। तो ऐसे आपको यहाँ पर चीजें देखो, जब आप ये प्रयोगों को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपके टॉपिक्स जो चैप्टर्स के टॉपिक है ना वो भी बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर होते जाएंगे। फिर ये होगा आपका चैप्टर नंबर 3 में से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के मध्य एस्टरीकरण की अभिक्रिया, यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 में से पूछ लिया जाता है। स्टार्च घोल पर अमाइलेज की क्रिया, स्टार्च के घोल पर बेटा अमाइलेज की क्रिया के अंदर हमारे को कहां पर मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम में से आपका ये टॉपिक आने वाला है। पादपों में प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन की घटनाओं को यहाँ पर आपको अध्ययन करना है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 7 में ऐसा आ जाता है कि भाई जो प्रकाश है जो पौधे हमारे, जब हम उनको किसी अंधेरे कमरे में रख देते हैं और जहां पर एक कोने से प्रकाश होता है आता है तो जो हमारा पौधा है वो प्रकाश की तरफ जो है मुड़ करके वृद्धि करने लगता है। और अगर हम गुरुत्वानुवर्तन में हम जड़ का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किसी जड़ को अगर हम किसी पौधे को ऐसे टेढ़ा रख देते हैं, अगर आपने किसी पौधे को ऐसे टेढ़ा रख दिया है तो कुछ दिनों बाद क्या होगा, कुछ दिनों बाद जो उसकी जड़ है वो यहाँ से ग्रो करते हुए नीचे की तरफ चलने लग जाएगी। तो जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में जब ग्रो करने लगती है, जब उसकी वृद्धि होने लगती है तो हम क्या बोलते हैं, वहां गुरुत्वानुवर्तन हो गया है। बस ऐसे छोटी छोटी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, पुष्पों के भागों तथा लैंगिक प्रजनन में इनकी भूमिका का अध्ययन करें। तो भाई पुष्पों के अंदर जो आपका नर जनन भाग होता है जिसको हम पुमंग बोलते हैं, और जो मादा जनन भाग है जिसको हम जायांग बोलते हैं, उनके सब पार्ट्स को आपको बताना है। जैसे पुमंग के अंदर पुंकेसर और तंतु के बारे में आपको बताना है, कहां पर क्या बनता है। और जो आपका नर मादा जनन पार्ट है उसके अंदर आपको वर्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय के बारे में और बीजांड के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अगेन बेटा अगर आप यहाँ पर इसका डायग्राम अच्छे से देखते हो तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर ये आपका किसमें से हो गया है, ये आपके चैप्टर 8 में से हो गया है। तो टॉपिक आपको पता लगते जा रहे हैं कि भाई हाँ प्रैक्टिकल में मुझे फोकस कहाँ करना है। किसी दूरस्थ बिंदु का प्रतिबिंब बनाकर एक पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो भाई यहाँ पर क्या है, हम क्या करते हैं, इसमें यूजुअली ऐसा होता है कि हम जो सूर्य है उसकी प्रकाश किरणों को फोकसित कराते हैं उत्तल लेंस पर, और जहां पर भी हमारा कागज जलने लगता है तो कागज और लेंस के बीच की हम जब दूरी नापते हैं तो वही हमारी फोकस दूरी होती है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास से करते हैं ना अपन, सन की जो है सूर्य की जो है छवि बनाते हैं पेपर पे, तो छोटा सा हमें प्रकाश का गोला दिखाई देता है उजला सा, वो हमारे सूर्य की छवि होती है। तो आपको क्या कर लेना है, लेंस और उस छवि के बीच की दूरी नाप लेनी है। वहीं से आप क्या कर रहे हो, फोकल लेंथ जो है उत्तल दर्पण की या फिर उत्तल लेंस की जो है आप प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण के पथ को आरेखित करके तथा विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। तो बेटा ये आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 9 में से, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये प्रैक्टिकल इसमें से आता है। एक वर्णी प्रकाश किरण को जब हम किसी प्रिज्म से आपतित कराते हैं तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो विचलन कोण यहाँ पर हमने देखा है, अगर आपने क्लासेस ली है मेरी तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि लाइट जो है हमारी ऐसे चल जाती है और ओरिजिनली उसको ऐसे जाना होता है। तो निर्गत किरण और जो हमारी आपतित किरण है उसके मध्य कितना कोण बनता है, तो वहां पर आपको उसकी मेजरमेंट करके बतानी होती है। नेक्स्ट आ जाओ, किसी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर की उससे प्रवाहित धारा होने वाली धारा पर निर्भरता का अध्ययन करें तथा उसके प्रतिरोध ज्ञात करें और ओम के नियम को सत्यापित करें। तो ये हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 10 में से, जहां पर हम क्या देखते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं विभवांतर के बारे में। हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट हाफ है ना ओम्स लॉ तक, ओम्स लॉ के अंदर ओम्स लॉ पढ़ाने से पहले ना बेटा आपको है ना एक बुक के अंदर एक्टिविटी दे रखी है, तो वो एक्टिविटी अगर आप भर लेते हो ना तो वहां से आपका ये प्रैक्टिकल जो है सॉल्व हो जाता है। किसी छड़ चुंबक के चुंबक, देखो ये मैंने आपको बोला था ना, ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल की तैयारी कहाँ से करनी है, तो भाई प्रैक्टिकल की तैयारी इन चैप्टर से करनी है। और बताओ भाई 20 नंबर यहाँ से तुम बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट जो है बेटा देखो हमारे पास में क्या गया है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसके अंदर से देखो यहाँ पर अब चैप्टर वाइज भी तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया है कि यहाँ पर
इस चैप्टर के अंदर से, फर्स्ट चैप्टर के अंदर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से तुम्हारे को एक प्रयोग आने वाला, और वो प्रयोग कौन सा है, लोहे की कील के जलीय विलयन के साथ में है ना, लोहे की कील का कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के साथ में अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया वाला मैंने तुम्हें बताया है। जैव प्रक्रम में से तुम्हारा एक प्रैक्टिकल आएगा कि स्टार्च के घोल पर अमाइलेज की क्रिया, ठीक है। फिर प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से ऐसे तो कुछ है ना, बुक की एक्टिविटी तो कोई नहीं दे रखी है, लेकिन फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आएगा, वो मैंने तुम्हें बता दिया है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला आ जाओ। यहां पर देखो तुम्हारे पास में है कि ये सेकंड चैप्टर के अंदर से कॉपर सल्फेट वाला क्रिस्टल वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा प्रयोग जो है वो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। और बेटा यही जो प्रयोग है ना, इसको अगर तुम बुक में से ठीक से रीड कर लेते हो तो इसी के बेसिस पे वाइवा आता है, तो वाइवा के नंबर भी फिर तुम्हारे कहीं नहीं जाने हैं, ठीक है। यहां पर देखो दूरस्थ बिंदु वाला आ गया हमारे पास में, नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर 2 आपके प्रैक्टिकल आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर से। यहाँ पर आपके पास में चैप्टर में से एक प्रैक्टिकल आ रहा है, तो जो चीज मैंने आपको वहां पर बताई है वही चीज यहाँ पर इसने चैप्टर वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि भाई कौन से चैप्टर में से आपको कौन सा प्रैक्टिकल मिल रहा है, प्रयोग पढ़ के ही मैंने आपको बता दिया था कि कौन से चैप्टर में से आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर बेटा बुक्स वगैरह जो है रेफर की जा रही है, देखो एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है ना। यहाँ पर भी आपको प्रयोगशाला पुस्तक विज्ञान जो है वो भी एनसीईआरटी की लेनी है, यहाँ पर भी इसको आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो फॉलो करनी है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चे। अब यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो देखो आपके जो वस्तुनिष्ठ मतलब जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो 6 नंबर के 15 नंबर के तो आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। तो भाई आपके प्रैक्टिकल के नंबर तो हमने वहां सिक्योर कर लिए हैं, 20 में से 20 हमारे को प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। अब 15 नंबर हमको इन ऑब्जेक्टिव में कहीं नहीं छोड़ने हैं, मतलब आपको 1 वर्ड के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक अगर आपके आ रहे हैं तो, और है ना जो भी आपके 1 वर्ड के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है जिसमें 1 वर्ड का आंसर देना होता है, वो हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। छोटे हमारे पास में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 6, तो 12 नंबर के आपके पास में यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं। अगर हम एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर रहे हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर स्ट्रेटेजिकली पढ़ रहे हो ना तो आपको लगेगा यार सेम ही तो चीज पढ़नी पड़ रही है, अच्छा इस टॉपिक को कर लूंगा तो यहाँ पर भी नंबर मिल जाएंगे, यहाँ भी नंबर मिल जाएंगे, यहाँ भी नंबर मिल जाएंगे, बस ऐसे पढ़ना है। फिर लघुआत्मक क्वेश्चन आपको मिलते हैं थोड़े से, ये वेरी शॉर्ट है और ये शॉर्ट है। 3 नंबर के आपको जो है लघुआत्मक प्रश्न मिलेंगे यहाँ पर, और ये 18 नंबर के आने वाले हैं। इसमें क्या होता है, पॉइंट वाइज लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं कि आधे पेज का आंसर लिख करके आना है, सटीक जानकारी देनी है और पॉइंट वाइज आपको यहां पर आंसर लिखना है। आपको नंबर क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हमको जो आता है ना हम पैराग्राफ में घुसाड़ देते हैं। अरे भाई तुम्हारा एग्जामिनर कितने सारे बच्चों की कॉपी चेक करेगा, उसको चाहिए एकदम क्लियर आंसर। तो अगर तुम्हारे पास में 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कोशिश करो 3 से 4 पॉइंट में खत्म करने की। पॉइंट में आंसर लिखोगे बहुत अच्छे से, एग्जामिनर को इजीली समझ में आएगा और एकदम 3 में से 3 देगा। रादर कि तुम उसको आधे पेज के अंदर लिख रहे हो, आधे पेज के अंदर लिख रहे हो, बेचारा पढ़ता रहेगा उसके अंदर, अच्छा इसको ये वाला पॉइंट पता है, उसको वाला पॉइंट पता है, तो तुम्हारे 2.5 नंबर हो जाएंगे फिर 3 में से। तुम जितना क्लियर आंसर लिखोगे ना, जितना कम समय में पढ़कर के एग्जामिनर को समझ में आ रहा है, और सही ऑब्वियसली सही भी होना चाहिए, उतने ही जल्दी तुम्हारे को और ज्यादा यहाँ पर नंबर मिलते हैं। फिर तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के अंत कितने आ रहे हैं बेटा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे 15 नंबर के। यहाँ पर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। अब यहाँ पर 5 नंबर का एक क्वेश्चन ये नहीं कि 2 पेज का आंसर लिखना है। अगर तुम्हारे को कोई 5 नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसके अंदर तुम्हारे को डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हारे को ABC 3 पार्ट में तुम्हारे को वो क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर तुम्हारे को उसका आंसर करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बेटा केस स्टडी भी आने वाली है, किसी एक में विकल्प केस स्टडी के रूप में भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर केस स्टडी जो है हमको कर लेनी है, केस स्टडी से प्रिपरेशन हमारे को कर लेनी है, क्योंकि 5 नंबर की केस स्टडी आ सकती है। अब ये सेम चीजें जो है बेटा वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ आ सकता है। तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हाँ तुम लोग जो बच्चे हो मेरे, ये पेपर रेडी बन चुके हैं और अब जो है तुम देरी नहीं करोगे। अब तुम्हें पता है कि भाई तैयारी करनी कैसी है। अब अगर तुम्हें अपनी मंजिल चाहिए तो उसके लिए तुम्हें जाना किस रास्ते से है, कहां जाना है, किस रास्ते से जाना है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर है मेरे बच्चों। तो उम्मीद कर रही हूं कि मेरा हरियाणा अब जाग चुका है, और इस जागे हुए, अब जागना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाग करके उस समय का सदुपयोग करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होता है ना कि भाई मैं तो सुबह जल्दी उठता हूं, लेकिन सुबह जल्दी उठ करके तुम उस समय को यूटिलाइज कैसे करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जागने के साथ साथ अपने उस समय को एकदम बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ में तुम्हें कैसे यूज करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्ट्रैटेजी में तुम्हें दे चुकी हूं, पहले कौन से चैप्टर तुम्हें उठाने हैं वो मैं तुम्हें बता चुकी हूं। अगर तुम चैप्टर कर चुके हो, सिलेबस कर चुके हो, तो पहले फोकस कौन से क्वेश्चंस पे करना है ये मैं तुम्हें बता चुकी हूं। तो अब उम्मीद करती हूं कि जो मेरा हरियाणा है अब वो भी बूस्टअप करेगा, और अब जो मेरा हरियाणा है वो अपने अकेडमिक रिजल्ट के अंदर
आउटशाइन करता हुआ नजर आएगा कि जब एकेडमिक्स की बात हो रही है तो हरियाणा का नाम भी आ रहा है। देखो तुम लोग खेल में बहुत अच्छे हो, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूं, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ाई में भी तो अच्छे होने चाहिए। हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो जाए चाहे वो खेल हो जाए, दोनों में, चाहे वो आर्ट हो जाए, हमें सब में ही आगे निकलना है। और पढ़ाई में आगे निकलने के लिए तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बता चुकी हूं। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस कर दो कि यस मैम, जो भी स्ट्रैटेजी आपने हमें बताई है वो स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे, हम अपने टाइम को पॉजिटिवली यूज करेंगे, और जो भी चैप्टर्स आपने बताए हैं हमें ना मार्किंग स्कीम के हिसाब से उन चैप्टर्स को पढ़ने भी वाले हैं मैम। अच्छा, एक चीज और क्या थी कि भाई मैम पढ़ तो लेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझसे प्रॉमिस करना है कि यस मैम, आपने जो भी बातें बताई हैं उनको हम ध्यान रखेंगे, और सिर्फ कमेंट सेक्शन में एक बात लिखनी है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहां पर तुम्हें सिर्फ एक बात लिखनी है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। और जब तुम किसी चीज के लिए मेहनत करते हो ना, है ना, जब तुम किसी चीज के लिए यहां पर मेहनत कर रहे हो बच्चे, तो रिजल्ट आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा और मिलकर ही रहेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं कि अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो ना तो कल उसका फल तुम्हें मिल सकता है। हो सकता है जैसा तुम सोच रहे हो उस रूप में नहीं, लेकिन उससे भी बेहतर रूप में मिल जाए। तो प्रॉमिस मी मेरे बच्चों की यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट, और आपकी इस तैयारी को एक स्टेप अहेड ले जाने के लिए मैं तो यहां पर खड़ी ही हूं। आपके जब तक बोर्ड्स नहीं होंगे तब तक मैं आपके साथ में हूं। जब तक आप ये नहीं बोल दोगे कि नहीं मैम मेरा साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया है, तब तक मैं आपके साथ में यहीं पर खड़ी हूं। इस पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर पूरी पीडब्ल्यू की टीम जो है आपके साथ में खड़ी हुई है और आपको आपके एग्जाम में स्कोर करवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। सो दैट्स इट, बस इतना ही करेंगे हम, बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगाएंगे और प्लीज रोज 5 मिनट की मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि जब क्लैरिटी होती है तो चीजें जल्दी समझ में आती है। और कभी तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैम नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो कॉपी पेन वहीं पर, ऐसे हाथ बांध दो और 5 मिनट के लिए बस अपने आप को रिलैक्स कर दो, कुछ नहीं सोचना है उस समय, और फिर दोबारा अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करो। कैसे नहीं होगी पढ़ाई, बिल्कुल होगी पढ़ाई, और जरूर होगी पढ़ाई, और उससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस बच्चों इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे अगले सेशन में बहुत सारी यूजफुल टिप्स के साथ में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको अपना ख्याल रखना है, स्ट्रैटेजीज पे काम करना है, मेंटली अपने आप को खुश रखना है, फिजिकली अपने आप को फिट रखना है। तो मिलती हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।